है ना बीच बीच में, तो एक रिवीजन होगा तो आपको जल्दी से क्लियर हो जाएगी चीजें। चलो तो अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म आइसोथर्म्स एंड आइसोबार्स। तो स्वस्तिका, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोथर्म्स? नहीं सुनाई दे रहा बेटा, आप आपके पास वो नहीं है माइक्रोफोन? तो लगा लिया करो जब बात बोल रहा हूँ, क्योंकि बाहर की आवाजें ज्यादा आती है, आपकी आवाज कम आती है। चलो तो मुझे लग रहा है कि बोल आइसोथर्म्स क्या बोला आपने, एक पॉइंट बता दो बस। ग्राफ होता है क्या कांस्टेंट होता है ये बता दो बस। चलो नेक्स्ट आइसो बार बोलो, क्या नाम है प्रियांश? आइसो बार, प्रियांश आइसो बार क्या होता है? हाँ? बेटा नाम से क्लियर इनके, देखो पहला है आइसोथर्म। पहले तो बात, आइसो मीन्स सेम। आइसो का मतलब क्या है यहाँ पे, सेम। थर्म मीन्स थर्मल। थर्मल मीन्स व्हाट? थर्मल इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, मीन्स ऐसा प्लॉट जो किस पे हो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो तीन वेरिएबल होते हैं अपने पास, पीवी इक्वल टू एनआरटी लिखते हैं ना, तो पी वेरिएबल है, वी वेरिएबल है और टी वेरिएबल है और एन वेरिएबल है। ये चार चीजें वेरिएबल है, ठीक है ना। तो इसमें कांस्टेंट होगा टेम्परेचर और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द गैस। तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का जो ग्राफ होगा, कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मेनली कांस्टेंट टेम्परेचर को आइसोथर्मल बोलते हैं। आइसो बार, बार किसका यूनिट होता है? वो बार प्रेशर, दैट मींस सेम प्रेशर होगा, सेम बार, सेम प्रेशर। तो मतलब वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज कॉल्ड आइसो बार। तो देखो आइसोथर्म्स आर द कर्व्स, ठीक है, प्लॉटेड बाय वेरिंग प्रेशर अगेंस्ट वॉल्यूम, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। ये मेन पॉइंट है, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोथर्म मींस जो जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। आइसोबार, ठीक है, कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। ईच लाइन ऑब्टेनिंग बाय प्लॉट वॉल्यूम अगेंस्ट टेम्परेचर, कब? बाय कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट रखना है? प्रेशर, दैट इज कॉल्ड आइसोबार। यस बेटा, ये समझ में आ गया दोनों को आपको? और एक होता है आइसोकोर। तो आइसोथर्म्स हो गए, तो ये प्लॉट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आइसोबार हो गया प्लॉट एट कांस्टेंट प्रेशर, और आइसोकोर्स होते हैं प्लॉट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो पी, वी और टी की बात हो रही है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो मतलब प्लॉट बिटवीन पी वर्सेस टी। इधर प्रेशर कांस्टेंट हो गया, क्या बचा? वी वर्सेस टी। इधर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो पी वर्सेस वी। तीनों क्लियर हो गए? कितने टाइप के कर्व्स होते हैं? आइसोथर्म्स होते हैं, आइसोबार्स होते हैं और आइसोकोर्स होते हैं। नेक्स्ट, हाउ विल यू कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस
using Dalton's law of partial pressures। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, मिक्सचर ऑफ गैसेस। कौन सी गैसेस, मुझे लास्ट टाइम सूर्यांश ने बताया था, मिक्सचर ऑफ कैसी गैसेस, यस सूर्यांश, हाँ, मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस, इसका मिक्सचर लेना है। तो लेट अस टेक के ए और बी और सी, हमने तीन तरह की गैस ले ली, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। तो यहां से ए के नंबर ऑफ मोल्स मान लिया, और गैसेस होंगी नॉन रिएक्टिव, और सबका वॉल्यूम ले लो V और टेम्परेचर ले लो T। इसके नंबर ऑफ मोल्स Na, इसके नंबर ऑफ मोल्स Nb, इसके नंबर ऑफ मोल्स Nc, और प्रेशर ले लो Pa, Pb और Pc। सेम वॉल्यूम और सेम टेम्परेचर पे नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग है, तो Pv इक्वल टू nRT होता है। तो Pa इक्वल टू NaRT और B, Pv इक्वल टू NB RT ओवर V, और Pc क्या हो जाएगा, NC RT ओवर V। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है, P इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A, B एंड C। तो इसके अकॉर्डिंग हो गया Na प्लस NB प्लस NC RT ओवर B, और NC Na NB NC क्या होता है, N टोटल RT ओवर P। तो यहां से PA अपॉन P करेंगे तो क्या हो जाएगा, Na अपॉन N टोटल, और ऊपर RT और B, नीचे भी RT और B, और Na अपॉन N टोटल क्या होता है बेटा, Na अपॉन Na प्लस NB प्लस NC क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ना, राइट। इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर। वैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ सी क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इनटू टोटल प्रेशर। So in this way you can calculate partial pressure of the gas। देखो, in a mixture of non-reacting gases A, B, C, if each gas is considered to be an ideal gas, हाँ ये भी पॉइंट है कि आइडियल गैस कंसिडर करना है हमको, then Pa equal to NaRT upon V, sorry, Pv equal to NB RT upon V, Pc equal to NC RT upon V। Na, Nb, Nc stand for their respective moles in the same vessel। जो कैपिटल V है that is constant, keeping temperature constant। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ क्या है, P total equal to Pa plus Pb plus Pc। तो RT upon B कॉमन, Na plus Nb plus Nc, और Pa upon P total जो है that is Na upon Na plus Nb plus Nc, और हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी टोटल। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकाल लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है किसी भी गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस आई, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ आई इंटू टोटल प्रेशर। तो दिस इज एज पर Dalton's law of partial pressure। Any doubt in it beta? No sir। Okay।
नेक्स्ट, गिव वन एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। आई थिंक मैंने दी होगी वो एप्लीकेशन, बोलो व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर? The storing gases in water. एप्लीकेशन है कि जैसे देखो कोई भी गैस को अगर हम मान लिया कलेक्ट करते हैं तो हम किसमें कलेक्ट करते हैं? ओवर द वाटर, वाटर के ऊपर गैस को कलेक्ट करते हैं हम। तो जब हम गैस को वाटर के ऊपर कलेक्ट करते हैं तो उसमें कुछ मॉइस्चर भी आ जाएगा, वाटर वेपर भी आ जाएंगे। तो ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स होता है एट अ गिवन टेम्परेचर, तो क्या बोलते हैं? चलो, पार्शियल प्रेशर ऑफ द मॉइस्ट गैस इक्वल टू प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर्स। तो ये जो पार्शियल प्रेशर होता है बेटा वाटर वेपर्स का, उसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड, एक्वस टेंशन। तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस मेथड कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द एक्वस टेंशन, क्योंकि एक्वस टेंशन जो है that is equal to partial pressure of moist gas minus partial pressure of dry gas. So देखो, one application of Dalton's law of partial pressures is in determining the pressure of the dry gas. So the gases are generally collected over water and so they contain water vapors. So the pressure exerted by the water vapors at a particular temperature, देख लो, the pressure exerted by the water vapors at a particular temperature, and that is called aqueous tension. So by subtracting the aqueous tension from the vapor pressure of the moist gas, the pressure of the dry gas can be calculated. That means pressure of the dry gas is equal to pressure of the moist gas minus aqueous tension at the given temperature. So this is the application of Dalton's law of partial pressure, कि अगर moist gas है तो उसमें से अगर dry gas का pressure हमें find out करना है तो we can calculate. इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट ये है, मुझे बताओ कि अगर हम गैस को कंप्रेस करें, वाटर के ऊपर है गैस और हम गैस को मान लिया पिस्टन लगाया उसके ऊपर, हम उसको कंप्रेस करें, तो मुझे बताओ कि जो एक्वस टेंशन है वो बढ़ेगी या नहीं? मैं गैस के प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं एक्वस टेंशन। यस बेटा, एक्वस टेंशन पे डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा? मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मैंने गैस जो है, मॉइस्ट गैस जो है उसको कंप्रेस किया है, तो ऑब्वियसली गैस का प्रेशर तो बढ़ेगा। मेरा क्वेश्चन है कि एक्वस टेंशन जो है, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स, वो भी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो याद रखना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो एक्वस टेंशन है दैट इज फिक्स्ड, दैट इज कांस्टेंट, दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम। अपने पास नोट कर लो ये कि एक्वस टेंशन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ओनली। दर्शदीप क्या आएगा?
ठीक है, तो याद रखना कि एक्वस टेंशन जो है वो बढ़ेगा नहीं, दैट रिमेन सेम, दैट इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। याद रखना ये एक्वस टेंशन के लिए। what do you what do the absolute zero and absolute scale of temperature stand for? yes beta, absolute zero और absolute scale of temperature क्या होता है? क्यों नहीं बोल रहे? हाँ जी, absolute zero पे volume is zero. हाँ, एब्सोल्यूट जीरो पे जो गैस का वॉल्यूम है वो जीरो हो जाता है, और उसको क्या बोलते हैं हम? जीरो केल्विन। और एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर मींस केल्विन स्केल। एब्सोल्यूट स्केल कौन सी होती है? केल्विन स्केल को हम एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं। और दूसरी होती है सेंटीग्रेड स्केल, वो पता ही आपको, डिग्री सेल्सियस। ओके, देखो, द लोएस्ट पॉसिबल हाइपोथेटिकल temperature of minus 273 degrees Celsius at which gas is supposed to have zero volume. At which gas is supposed to have zero volume. That is called absolute zero. क्या बोलते हैं उसको बेटा? Absolute zero. So Lord Kelvin suggested a new scale of temperature starting with minus 273, and it is 0. And this scale of temperature is called the absolute scale of temperature. इस scale को क्या बोलते हैं? Absolute scale of temperature. और absolute जो और Kelvin temperature जो है, it is given by capital T, और कैपिटल T जो है T डिग्री सेल्सियस प्लस 273, मतलब ये T इन केल्विन दैट इज इक्वल टू T इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273 या 273.15 लिखते हैं हम, ठीक है ना? ओके, हाउ इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z रिलेटेड टू रियल एंड आइडियल वॉल्यूम ऑफ द गैस? रियल एंड आइडियल वॉल्यूम ऑफ द गैस कैसे रिलेटेड है? So Z is equal to 1 for ideal gas. Z is equal to 1 for ideal gas. P real upon P ideal gas, ऐसा? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है Z, दैट इज इक्वल टू P इंटू V रियल डिवाइडेड बाई NRT, ये होता है ना? और NRT क्या होता है? PV इक्वल टू NRT, तो P आइडियल इक्वल टू NRT का मतलब ये हो जाएगा PV रियल डिवाइडेड बाई PV आइडियल, जस्ट टू डिस्टिंग्विश, अदरवाइज PV इक्वल टू NRT लिखते हैं तो ये P कैंसल, दैट मीन्स P रियल डिवाइडेड बाई P ideal, that is the pressure is same, प्रेशर हम सेम ले रहे हैं, है ना? जो रियल प्रेशर है वही आइडियल प्रेशर हम ले रहे हैं, तो वॉल्यूम में डिफरेंस आएगा, V real divided by V ideal, so that is called Z and it is called compressibility factor. अब बेटा बताओ कि अगर लो प्रेशर, at low pressure, what is the relation between V real and V ideal? V ideal greater than V real. V ideal is
greater than V real. वेरी गुड, क्योंकि बेटा लो प्रेशर जो है उस पे मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस आएंगी। कब? जब रियल गैस होगी, क्योंकि आइडियल में हम क्या बोलते हैं कि देयर इज नो अट्रैक्शन और रिपल्शन, जो एक फॉल्टी असम्पशन थी आइडियल गैस की कि देयर इज नो अट्रैक्शन। काइनेटिक गैस थ्योरी बोलती है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, कि देयर इज नो अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। बट एक्चुअल में जब मॉलिक्यूल्स एक सेफ डिस्टेंस पे होंगे तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। इसलिए लो प्रेशर पे जो रियल का वॉल्यूम है दैट इज लेस देन आइडियल, मींस ज्यादा कंप्रेस होगी गैस, तो उस केस में Z क्या हो जाएगा? लेस देन 1। सेम अगर मैं हाई प्रेशर पे बात करता हूं तो हाई प्रेशर पे क्या होगा? मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, इतने क्लोज हो जाएंगे कि अब उनको कंप्रेस नहीं कर पाएंगे और दे स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर, दे आर वेरी क्लोज। बट एक्चुअल में आइडियली दे विल नॉट रिपेल, दे शुड नॉट रिपेल, कि रूल है उसके अकॉर्डिंग। तो हाई प्रेशर पे जो रियल गैस है वो कंप्रेस नहीं होगी, बट आइडियल इज कंटिन्यूस टू कंप्रेस। क्यों? क्योंकि हम आइडियली क्या बोलते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, है ही नहीं वॉल्यूम उनका, तो वो तो दे कंटिन्यूस टू कंप्रेस अकॉर्डिंग टू द रूल। तो हाई प्रेशर पे जो रियल वॉल्यूम है दैट इज ग्रेटर देन आइडियल वॉल्यूम, इसलिए इस केस में Z क्या आएगा? ग्रेटर देन 1। और हाई प्रेशर पे कौन सी फोर्सेस डोमिनेट करेंगे? रिपल्सिव फोर्सेस। और लो प्रेशर पे अट्रैक्टिव फोर्सेस। आई थिंक उसमें भी मैंने डिटेल में समझाया है, वीडियो में समझाया ना बेटा? Yes, sir. मुझे ऐसा लग रहा है सूर्यांश ने अच्छे से देखा नहीं है वीडियो, देखा है? सर आधा देखा है। आधा नहीं देखना है बेटा, आधा अधूरा काम ठीक नहीं रहता, पूरा देखा कर जो देखना है, आज देख लेना, ठीक है? हाँ, ओके। तो रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करती हैं कब? हाई प्रेशर पे। और लो प्रेशर पे अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करती हैं। इसका आंसर देख लेते हैं, देखो Z इक्वल टू पी वी रियल अपॉन NRT। और अगर गैस शो करती है आइडियल बिहेवियर तो यू नो P V आइडियल इक्वल टू NRT और V आइडियल इक्वल टू NRT अपॉन P। तो ये वैल्यू पुट करें तो Z इज V रियल अपॉन V आइडियल। So the compressibility factor जो Z है that is the ratio of the actual molar volume of the gas to the molar volume of it if it were an ideal gas at the same temperature and pressure. Same temperature pressure पे अगर वो ideal gas हो, ठीक है, तो उसका molar volume और ऊपर actual volume, actual molar volume of the gas. Okay, write down the van der Waals equation for n moles of a real gas. And what do the constants A and B stand for? तो van der Waals equation जो है for n moles of a real gas, प्रियांश बोल सकता है? P plus n square A upon V square into P plus n square A P plus A upon n square upon B square into V minus NV equal to NRT. This is the equation, ठीक है? और इसमें जो A और B हैं, A stands for attractive forces, magnitude of the forces, attractive forces का magnitude, और B जो है that is related to size of the molecules.
है P plus AN square upon V square into V minus NB equal to nRT. PV indicate gas pressure and its volume. T जो है that is the temperature in Kelvin. R जो है गैस कांस्टेंट है और वैल्यू ऑफ A is a measure of, ये इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंस ऑफ A and B, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस विद इन द मॉलिक्यूल एंड इज, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. And V is approximately the total volume occupied by the molecules themselves. V is approximately the total volume occupied by the molecules themselves. A and B are called van der Waals constants and their value depends upon the nature of the gas. Value किस पे डिपेंड करती है बेटा? गैस के नेचर पे. Value depends on the nature of the gas. गैस के नेचर पे डिपेंड करता है. Now, how do the real gases deviate from ideality above and below the Boyle temperature? First, our Boyle point. What do you mean by Boyle point? Boyle point क्या होता है? Yes, बेटा. We plot a graph between Z versus P, different temperatures. टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो जो डेविएशन है वो कम होता जाता है. तो एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें रियल गैस behaves like an ideal gas over an appreciable range of pressure. Boyle's, स्वस्तिका, बॉयल्स टेम्परेचर के बारे में बोला है मैंने उसमें? तो बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है, जब पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर ओवर विच जो रियल गैस है दैट बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस ओवर एन एप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर. देखो मैं एक बार फिर बनाता हूं ये. देखो ये Z है और ये P है. तो टेम्परेचर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ऐसा होगा ग्राफ कि बहुत ज्यादा डेविएशन है. अब मैंने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया. टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये जो गैस है इस तरह से होती जाएगी, मतलब कि डेविएशन कम होती जाएगी दोनों साइड से. T4 is greater than T3, T2, T1. कि टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से अट्रैक्शंस कम हो जाते हैं और वॉल्यूम बढ़ जाता है. वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो सिंगल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम वी कैन नेग्लेक्ट, मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को फॉलो कर सकते हैं. तो लो प्रेशर तो भी वॉल्यूम ज्यादा होगा और हाई टेम्परेचर. तो दीज आर द कंडीशंस फॉर आइडियल बिहेवियर, कि आइडियल गैस की तरह बिहेव करे रियल गैस. उसके लिए प्रेशर लो होना चाहिए और टेम्परेचर हाई होना चाहिए. लो प्रेशर होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए. ये किस्सा है. ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होता जाएगा वैसे वैसे जो डेविएशन है कम होती जाएगी और एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसमें जो रियल गैस है that behaves like ideal gas over an appreciable range of pressure, और उसको बोलेंगे बॉयल्स टेम्परेचर और बॉयल्स पॉइंट. तो
इसका वैल्यू भी लिखा था बेटा, PV इक्वल टू A अपॉन समथिंग RB, ऐसा कुछ लिखा था नहीं? कोई बात नहीं, बताता हूँ अभी। तो देखो, अब बॉयल पॉइंट के अगर ऊपर चले जाते हैं तो रियल गैस जो है वो क्या शो करेगी, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगी फ्रॉम आइडियलिटी, और वैल्यू ऑफ Z क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1, क्योंकि उस केस में क्या होगा, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर वेरी फीबल। मैंने बताया ना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तो बिल्कुल ही नील होती जाएगी, और अगर बिलो द बॉयल पॉइंट जाएंगे तो रियल गैसेस पहले क्या शो करेंगे, डिक्रीज, जो नॉर्मल शो करते हैं पहले डिक्रीज, और फिर Z की वैल्यू इंक्रीज करेगी और रीचेस मिनिमम। यहाँ पे देखो पहले डिक्रीज कर रही है, रीचेस अ मिनिमम, एंड देन वैल्यू Z कंटिन्यू डिक्रीज इंक्रीजेस। बिलो बॉयल पॉइंट तो ऐसा कर पाएगा, और अबव बॉयल पॉइंट ठीक है हमेशा ग्रेटर देन 1 ही रहेगा। इस तरह से कर पाएगा, बॉयल पॉइंट से ऊपर और बॉयल पॉइंट से बिलो पहले डिक्रीज करेगा, रीचेस अ मिनिमम एंड देन कंटिन्यूज टू इंक्रीज। Now derive the ideal gas equation PV equal to nRT. Derive the ideal gas equation PV equal to nRT. तो इसके लिए क्या क्या करना है बोलो? हाँ, सारे लॉ लगा दे रहे हैं, कौन कौन से? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और एवोगैड्रोस लॉ, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो इन तीनों को कंबाइन करें तो क्या हो जाएगा, NT/P का मतलब PV प्रोपोर्शनल टू NT, और R is gas constant, R is constant of proportionality, so PV equal to nRT. This is ideal gas equation. According to Boyle's law, volume is inversely proportional to pressure, N and T are constant. Charles law के according, V is proportional to T at constant pressure and N. According to Avogadro's law, volume is proportional to N at constant temperature and pressure. तीनों लॉ को कंबाइन कर दो तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू Tn एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P. So PV is proportional to NT or PV equal to nRT. R is constant of proportionality. It is called universal gas constant. क्या बोलते हैं इसको, universal gas constant. Okay. What is meant by the term non-ideal or real gas? तो नॉन आइडियल और रियल गैस का मतलब क्या है कि एक तो जो जिसमें अट्रैक्शन और रिपल्शन हो, और इसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल ना हो, ठीक है, और जो फॉलो करे इस इक्वेशन को, वॉन डेर वाल्स इक्वेशन को फॉलो करे, उसको हम बोलते हैं रियल गैस और द गैस विच डज नॉट ओबे द गैस लॉज। पहले तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ को फॉलो ना करे, कब, एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऐसा नहीं कि किसी भी टेम्परेचर पे ना करे, बट जो ओबे ना करे एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिर आइडियल गैस फॉलो करती है
तो मोस्ट ऑफ द रियल गैसेस शो आइडियल बिहेवियर कब? लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे। पीछे हमने लिखा था ये, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस। और ये लॉज को फॉलो नहीं करती एट ऑल टेम्परेचर्स एंड प्रेशर, गैस लॉज। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ द गैसियस सब्सटेंस? आपको था पीवी इक्वल टू एनआरटी रिलेशन था। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? मास ओवर मोलर मास इंटू आरटी। तो पी एम इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन वी आरटी, एम अपॉन वी इक्वल टू पी एम अपॉन आरटी। एम अपॉन वी क्या होता है? डी, डी इक्वल टू पी एम अपॉन आरटी। डेंसिटी जो है दैट इज इक्वल टू प्रेशर इंटू मोलर मास अपॉन आर इंटू टेम्परेचर। दिस इज द रिलेशन। The ideal gas equation is PV equal to nRT और N into N upon V ना। N upon V equal to P upon RT. Replacing N by small m upon capital M, we get small m upon M into V और एक P upon RT। तो M upon V क्या होगा? D upon capital M। तो D equal to P M upon RT और M जो है उसको भी निकाल सकते हैं हम। तो यहां से कैपिटल M क्या हो जाएगा? DRT अपॉन P। तो डेंसिटी और मोलर मास में ये लिखोगे तो भी चलेगा, ये लिखोगे तो भी सही है। ये भी हम हमने किया है क्वेश्चन, ये शेयर किया था वीडियो। तो बताओ विच आर द टू फॉल्टी अजम्पशंस इन द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बोलो बेटा, कौन से दो फॉल्टी अजम्पशंस हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की? The volume of gas molecule, one gas molecule is negligible compared to total volume of container. वेरी गुड, एक तो ये होगी और Forces of attraction and repulsion. हाँ, अट्रैक्टिव फोर्सेस वाला जो है, अट्रैक्शन और रिपल्शन होते हैं, ये बोलता है नहीं होते। ओके तो the faulty assumptions are there is no force of attraction between the molecules of the gas, जो कि गलत है। जब मॉलिक्यूल पास होते हैं देयर आर अट्रैक्शंस। दूसरा, वॉल्यूम जो है मॉलिक्यूल्स का ऑफ द गैस दैट इज नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर टू टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैस। बट जब मॉलिक्यूल पास होते हैं तो वी कैनॉट नेग्लेक्ट द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। तो ये दो फॉल्टी अजम्पशंस थी।
I think it is last question. Ammonia and sulfur dioxide gases are prepared in two corners of a lab. So which gas will be detected first by a student working in the middle of the lab? मान लिया इधर अमोनिया है बन रही है और इधर SO2 और स्टूडेंट बीच में खड़ा है इसके मिडवे, तो कौन सी गैस पहले जो है इसके पास पहुंचेगी? अमोनिया, सेम डिस्टेंस है दोनों की, है ना? बताओ कौन सी गैस पहले जो है, देख लेना दोनों का मिड वेव अप्रोक्सीमेटली लगा रहा हूं, यहां से भी डिस्टेंस x है और इधर से भी डिस्टेंस x ही है, बराबर डिस्टेंस है दोनों की। तो बताओ कौन सी गैस पहले डिटेक्ट होगी? जल्दी कौन सी? अब मैसेज लिख दो ना, इसको लिख दो ना इस पे प्रियांश, चैट बॉक्स में लिख दो कौन सी गैस। देखो इनका आपको क्या देखना है, मोलर मास, मतलब ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन आपको लगाना है इसमें, और अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है रिलेशन? rate of diffusion is inversely proportional to square root of density और square root of molar mass। तो अमोनिया की बात करोगे तो 14 + 3 17 मोलर मास है, बट SO2 की बात करोगे तो 32 और 2 × 16 64, मतलब के अमोनिया विल मूव फास्टर, अमोनिया फास्ट मूव करेगी और ये स्लो। रेट ऑफ डिफ्यूजन SO2 का स्लो होगा और अमोनिया का फास्ट होगा, क्योंकि अमोनिया का मोलर मास कम है, इसलिए अमोनिया विल बी डिटेक्टेड फर्स्ट। तो देखो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया इज 17, मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 is 64। तो अमोनिया इज लाइटर गैस and diffuses at a faster speed than SO2. That's why ammonia gas will be detected first. Okay, according to Graham's law of diffusion, R1 upon R2 equal to square root of M1 upon M2। समझ गए बेटा? जिसका मोलर मास कम होगा वो फास्ट मूव करेगी। ओके अगला भी है, स्टेट द फंडामेंटल assumptions ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड व्हाट आर द, और इसको ऐसे ही पूछ सकता है वो कि व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और कैसे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ अ गैस, माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ अ गैस। लिखा तो explain general properties of gases, to provide some theoretical explanation for various gas laws, so stated on the basis of experimental studies. The scientists like Bernoulli, Clausius, Maxwell, Boltzmann, others gave kinetic theory of gases, which explains qualitatively as well as quantitatively the various aspects of gas behavior। तो पहला जो इसने बोला कि जितने भी गैसेस हैं, all gases are made up of a very large number of minute particles जिनको हम molecules बोलते हैं। तो पहले भी मैंने आपको postulates लिखवाए थे, बट ये वाले मुझे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो better to take note of this। पहला है कि जितने भी गैसेस हैं they are made up of a very large number of
स्मॉल पार्टिकल्स इनको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। दूसरा, जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय लार्ज डिस्टेंसेस, इसलिए जो एम्प्टी स्पेसेस होते हैं among the molecules they are so large कि जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स है इट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। ये एज सच किया था हमने कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप होता है गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत लार्ज होता है, इसलिए जो एक्चुअल वॉल्यूम है मॉलिक्यूल्स का वो नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम। तीसरा, मॉलिक्यूल जो है दे आर इन अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट रैंडम मोशन इन ऑल डायरेक्शंस, वो मूव करते रहते हैं, दो कोलिजन के बीच में स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, बट जैसे कोलाइड होते हैं तो दे मूव इन रैंडम डायरेक्शन, ऐसे रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। ठीक है, and during their motion they keep on colliding with one another and also with the walls of the container and change the directions. Now ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉलिक्यूल जो हैं उनके कोलिजन जो हैं दे आर परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है कि कोई लॉस नहीं होगा एनर्जी में, एक्सचेंज हो सकता है एनर्जी में, there's an exchange of energy but there is no loss of energy when the molecules collide with one another or with the walls of the container, or there may be redistribution of energy during the collision के during energy redistribution हो सकता है, जो मैंने बताया अभी आपको कि ये हो सकता है कि मान लिया दो मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, एक की एनर्जी 5 जूल है और दूसरे की 20 जूल है, तो ऐसा हो सकता है कि इसकी 10 जूल हो जाए और इसकी 15 जूल, बट जो सम है इनका वो बराबर रहेगा, 25 का 25 ही रहेगा। नेक्स्ट ये वाला, देयर आर नो फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, दे मूव कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। ये फॉल्टी असम्पशन, ये फॉल्टी असम्पशन। नेक्स्ट, प्रेशर जो एक्सर्ट करती है कोई गैस कैसे होती है, इट इज ड्यू टू द बम्बार्डमेंट ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ये वॉल जो है दैट इज कंसिडर्ड एज एरिया, तो वॉल पे जो इंपैक्ट होगा फोर्स होगी पर यूनिट एरिया दैट इज प्रेशर। और जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और जनरली होता है 3/2 RT। और यू कैन राइट कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है गैस मॉलिक्यूल्स के इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, दीज आर द postulates of kinetic theory of gases। पहला क्या था कि जो मॉलिक गैस है that is made up of very large number of minute particles जिनको हम बोलते हैं molecules, और दूसरा था कि जो molecules हैं उनके बीच में डिस्टेंस इतनी ज्यादा होती है कि सिंगल मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है दैट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम। तीसरा क्या किया कि मॉलिक्यूल जो हैं दे आर ऑलवेज इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। ठीक है, आपस में कोलाइड करते रहते हैं, वॉल के साथ कोलाइड करते रहते हैं, डायरेक्शन चेंज होती रहती है, बट दे आर ऑलवेज कंटिन्यूस। और क्यों कंटिन्यूस रहता है, क्योंकि कोलिजन जो है दैट इज परफेक्टली इलास्टिक। कोलिजन क्या रहता है, परफेक्टली इलास्टिक। इसका मतलब है देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन दे कोलाइड विद ईच अदर और विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और उनके बीच में ना कोई अट्रैक्शन है ना ही रिपल्शन है। और प्रेशर जो एक्सर्ट करती है कोई भी गैस दैट इज ड्यू टू द बम्बार्डमेंट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ये वॉल क्या होती है, प्लेन में होती है। ठीक है ना, इस वजह से जो पर यूनिट एरिया फोर्स लगेगी दैट इज प्रेशर। और काइनेटिक एनर्जी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर।
Okay, now come to the reasoning questions. Explain the following observations. पहला है aerated water जो होता है bottles, they are kept under water during summer. एरेटेड वाटर बॉटल जो हैं उनको हम अंडर वाटर रखते हैं ड्यूरिंग समर. क्यों? क्योंकि समर में क्या होता है, गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, तो अंडर वाटर होगा तो उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा. ठीक है. एरेटेड वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस dissolved in aqueous solution under pressure and bottles are well stoppered. तो समर में टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो सॉल्युबिलिटी की गैस की जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज. इसलिए जो गैस का जो तो एज अ रिजल्ट more of gas is expected to be generated, may be large in quantity. इसलिए प्रेशर जो exerted by the gas है may be very high and bottle may explode. अगर हाई टेम्परेचर होगा तो बॉटल जो है वो एक्सप्लोड कर सकती है. इसलिए so to decrease the temperature and has to avoid the explosion of the bottles, they kept under water ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे. कि जो सॉल्युबिलिटी है that is solubility of gas is inversely proportional to temperature. Next, liquid ammonia bottle is cooled before opening the seal. सेम केस, क्योंकि लिक्विड अमोनिया जो है बेटा वो बॉटल होती है अंडर प्रेशर तभी वो लिक्विड रहती है, अदरवाइज अमोनिया इज इन द फॉर्म ऑफ गैस. तो जैसे हम अगर उसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, वो एकदम वेपर्स उसके बाहर आएंगे, दे मे हार्म, है ना. आइस पे गिरेंगे तो आइस इचिंग हो जाती है पूरी, इसलिए उनको हम ओपन करने से पहले कूल करते हैं ताकि प्रेशर थोड़ा लो हो जाए. लिखा है लिक्विड अमोनिया बॉटल कंटेन्स द गैस अंडर वेरी हाई प्रेशर. इफ द बॉटल इज ओपनड एज सच then the sudden decrease in pressure will lead to large increase in volume of the gas, और इसलिए gas will come out of the bottle with force and this will lead to the breakage of the bottle, and cooling under tap water will result in a decrease in volume and it reduces the chances of an accident. Tire of an automobile is inflated at a lesser pressure in summer than in winter. क्यों? क्योंकि समर में प्रेशर ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा. अगर हमने उसको एक लेवल से भर दिया और गाड़ी चल रही है तो प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि टायर में बस्ट. पर विंटर में इट्स ओके, क्योंकि विंटर में टेम्परेचर लो होता है ऑलरेडी. ठीक है. प्रेशर ऑफ एयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. तो ड्यूरिंग समर ड्यू टू हाई प्रेशर टेम्परेचर, इसलिए देखना हाईवे पे ज्यादातर टायर जो है ना लोग बिल्कुल सेम प्रेशर से भर देते हैं. और समर में अगर लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो आप तो ऑलमोस्ट 300 और 400 किलोमीटर के बाद हो सकता है कि अगर टेम्परेचर बहुत ही हाई है और बाहर भी टेम्परेचर हाई है और अंदर प्रेशर बढ़ गया तो टायर में बस्ट. तो प्रेशर जो है इन द टायर विल बी हाई एज कंपेयर टू दैट इन द विंटर. वाटर देख दिया. The tube may burst under high pressure in summer, therefore it is advisable to inflate the tire to lesser pressure in summer than in winter. Size of the weather balloon becomes large and larger as it ascends up to higher altitude. ये शायद मैंने करवाया था आपको. क्या रीजन होता है, वेदर बलून जो है क्यों का साइज बढ़ता जाता है, क्योंकि जैसे
हाँ वेरी गुड, क्योंकि हाई अगर हम एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, और वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली इट बिकम्स लार्जर एंड लार्जर। आंसर नहीं लिखा है कोई बात नहीं, पर आपको पता ही आंसर इसका। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। तो ये क्या लिखना है इसमें कि एज इट असेंड्स अप टू एट हायर एल्टीट्यूड आप लिखोगे कि प्रेशर इज लेस and because of this less pressure volume will increase, that means size of the balloon will become larger and larger because pressure is going to decrease as we go higher and higher. Okay, so that's all for the day. कोई डाउट है तो पूछ लो, और ये मैं आपको रिकॉर्डेड है सेशन, अगर आपको कोई डाउट हो तो इसमें देख लेना, और इसका पीडीएफ मैं भेज दूंगा आपको, एक बार इसको नोट कर लेना क्वेश्चंस, लास्ट वाले क्वेश्चन 4 तो नोट कर ही लेना, ठीक है। प्रियांश कोई डाउट? नो सर। तो ये वीडियो पूरा देख लेना, वंडरवॉल इक्वेशन वाला, ठीक है, और ये भी पूरा कर लेना, और लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस का मैं आज वीडियो शेयर करता हूँ, ठीक है। तो मंडे को है तो यू हैव टाइम, सैटरडे संडे है। ओके भाई, यस बेटा, तो ये हम क्लास होती है हमारी 11th की 8 to 9, आज तो ज़्यादा लेट हो गए, और 7 to 8 12th की क्लास होती है, सैटरडे संडे आईआईटी जैम, और 6 to 10th के बच्चों की क्लास होती है 6 to 10 सॉरी, आईआईटी जेई जो फाउंडेशन है की क्लास होती है, और आईआईटी जैम की क्लास होती है। तो बी विद मी, सपोर्ट माय चैनल, इट इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, enjoy learning and help me to grow the community. Okay, thank you so much to be with me. Bye bye.